नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तीन प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का जलावतरण रक्षा, निर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और ये अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रीय क्षमताओं से लैस है। आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे बढ़ी हुई क्षमता, समुद्र में लंबे समय तक रहने तथा स्टील्थ युक्त उन्नत सुविधाओं के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वाक्षीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई के खारघर स्थित भव्य इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। मंदिर के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे। 12 साल के निर्माण के बाद तैयार हुआ ये मंदिर 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर माना जा रहा है। मंदिर में कई देवताओं के विग्रह के साथ एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय, सभागार, उपचार केंद्र आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षाओं के माध्यम से सार्वभौमिक बंधुत्व, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज महायुति के विधायकों का मार्गदर्शन करेंगे। लोगों ने हमें भारी बहुमत दिया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के सम्मान में आज पूरे देश में 77वां भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। सेना दिवस उन वीर जवानों के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा और राष्ट्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सेना की अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। मातृभूमि की सेवा में सेना द्वारा दिए गए अनगिनत बलिदानों को राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें सेना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई दी। साथ ही इस मौके पर वीर शहीदों को भी याद किया। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान व राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय समर्पण भाव पर देश को गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय सेना देश के हर नागरिक के गर्व और विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्र निर्माण में सेना की भूमिका अहम है। वैश्विक मंच पर भारतीय सेना ने देश को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सेना के बहादुर जवानों और उनके परिजनों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने अपने अदम्य शौर्य और पराक्रम से भारतीय थल सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में स्थान दिलाया है। पुणे में सेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सेना देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों और अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का भी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में आज तमाम दलों के दिग्गज प्रत्याशी चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इनमें नई दिल्ली सीट के बीजेपी के प्रवेश शर्मा, विजवासन से कैलाश गहलोत, कालकाजी सीट से रमेश विधूड़ी नामांकन करेंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया आज जंगपुरा में अपने नामांकन रोड शो करेंगे। वहीं अंगूरी मंदिर किलकोरी से रोड शो का प्रारंभ करेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड फंडिंग के जरिए 40 लाख रुपए इकट्ठा करने वाले पहले आप नेता बन चुके हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज दोपहर 12 बजे अपना नामांकन भरेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई है।
प्रमुख उम्मीदवारों में मुंडका से धर्मपाल लकड़ा, हरिनगर से प्रेम शर्मा, आरकेपुरम से विशेष टोकस, ओखला से अरीफा खान और गोकुलपुर से पार्टी ने ईश्वर बागड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। आजाद समाज पार्टी ने भी दिल्ली में अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह, राकेश कसाना समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर गंदे नालों और प्रदूषित स्थानों का एक वीडियो साझा किया, जिसमें राहुल गांधी केजरीवाल के झूठे दावों की पोल खोलते हुए तंज भरे लहजे में कहते हैं, ये है दिल्ली, जिसको केजरीवाल जी ने चमकाने का दावा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, ये चुनाव दिल्ली को बचाने का है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की पोल खुलती जा रही है और उनके कथनी और करनी में फर्क है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पीएम मोदी कोई भी झूठी बात नहीं बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो हम लोग तो नौकरियां दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 200 करोड़ की लागत से बने बैराज एवं मानसा सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कलोल साणंद 4 लेन रोड का शिलान्यास और अहमदाबाद मेहसाणा राजमार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह शेल्बी हॉस्पिटल द्वारा निर्मित गुजरात के पहले बोन बैंक का शुभारंभ करेंगे। वहीं विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभार्थी शिविरों का भ्रमण एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक लड्डू वितरित करेंगे। केंद्र सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में विदिशा का दौरा करेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 8,21,000 गरीब परिवारों को पक्के आवास का आवंटन पत्र वितरित करेंगे। शिवराज सिंह कार्यक्रम के दौरान लखपति दीदियों से भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 12,636 करोड़ रुपए की लागत से पक्के मकान बनाए जाएंगे। उत्तराखंड नगर निगम चुनाव 2025 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार से लोगों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड के लोग यहां भाजपा की सरकार बनाएंगे। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। कल मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ से पहले अमृत स्नान में आस्था और उमंग से रंगमय हो गया। अखाड़ों और श्रद्धालुओं ने संगम और महाकुंभ क्षेत्र में बने 45 भव्य स्नान घाटों पर अमृत स्नान किया। अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए संगम के त्रिवेणी तट पर लाखों श्रद्धालु और साधु संतों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देश भर से आए भक्तों और श्रद्धालुओं में काफी उल्लास देखने को मिल रहा है। पवित्र स्नान का ये दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता है। देश विदेश से पहुंचे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो साथ ही सुरक्षा के बंदोबस्त भी पुख्ता नजर आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े समागम में पहुंच रहे लोगों को रुकने ठहरने से लेकर उनके आने जाने तक की व्यवस्था को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। अमेरिका, फ्रांस, इसराइल, ईरान, पुर्तगाल समेत कई अन्य देशों के नागरिक भारतीय संस्कृति और आस्था से अभिभूत होकर अपने परिवारों के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे हैं। उत्तर भारत में सर्दी की अगर बात की जाए, ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कोहरे की चादर नजर आई है। आज मौसम विभाग ने राजधानी में आज हल्की बारिश होने का भी पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली के कुछ इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर आंकी जा रही है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट्स भी दिखाई नहीं दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई है।
पूरे उत्तर भारत में शीतलहर भी जारी है। अयोध्या में भी घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में शीतलहर के कारण ठिठुरन और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने उनकी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया और इसे मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लॉन्च करने पर खुशी जाहिर की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। देश में 3.24 लाख हेक्टेयर में हल्दी उगाई जाती है और 11.61 लाख टन इसका उत्पादन किया जाता है। भारत के 3 बैंक विश्व के सर्वाधिक मार्केट कैप वाले 25 बैंकों में शामिल हो गए हैं। इनमें HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। बैंक अधिक मात्रा में डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए FD पर ग्राहकों को अतिरिक्त ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। SBI और HDFC जैसे बड़े बैंकों के साथ छोटे बैंकों ने भी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PM सूर्यघर योजना से जुड़े 2 और वित्तीय मॉडल लॉन्च किए गए हैं। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए एक बार खबरें फिर से देखते हैं तेज रफ्तार से। डीमैट में सिक्योरिटीज रखने को बढ़ावा देने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक शेयरों के बंटवारे मूल्य में बदलाव और कंपनी के मर्जर या डिमर्जर के बाद लिस्टेड कंपनियां सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही शेयर जारी करें। महाकुंभ 2025 के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ने के कारण टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि वह दिल्ली और प्रयागराज के बीच डेली फ्लाइट का संचालन करेगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक रबी फसल की बुआई 632 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हो चुकी है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की थोक बिक्री 2024 में सालाना आधार पर 11.6% बढ़कर 2.5 करोड़ यूनिट्स रही। TCS के अध्ययन के मुताबिक भारत सहित दुनिया भर के 64% उपभोक्ताओं ने अगली गाड़ी के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए तैयार हैं। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कासा एयर को अपने सभी कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं में आंतरिक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। DGCA द्वारा एयरलाइन को खामियां सामने आने के मामलों के बाद खतरनाक सामानों की हैंडलिंग में अधिक सतर्कता बरतने की भी चेतावनी दी गई है। स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का IPO कल 16 जनवरी को ओपन होगा। निवेशक 20 जनवरी तक बिडिंग कर सकते हैं। कंपनी के शेयर 23 जनवरी को BSE NSE पर लिस्ट होंगे। दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं ने महाभियोगाधीन राष्ट्रपति यून सुक यॉल को हिरासत में लेने का दूसरा प्रयास किया है। राष्ट्रपति यून सुक यॉल के सैकड़ों समर्थकों और आलोचकों ने उनके निवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। एक पक्ष उनका बचाव कर रहा है जबकि दूसरा उन्हें जेल में डालने की मांग कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में बंद पड़ी सोने की खदान में अवैध रूप से काम कर रहे खनिकों को बाहर निकालने का काम जारी है।
दक्षिण अफ्रीका की पुलिस के अनुसार खदान से कम 36 शव और 82 जीवित लोगों को अभी तक निकाला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नीति लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर और नई स्वच्छ बिजली सुविधाओं जैसे उन्नत एआई संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को अमेरिका में बड़े पैमाने पर विकसित किया जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के नए रक्षा मंत्री चुने गए पीटर हेग्सेथ ने कहा है कि वे पदभार संभालने के बाद भारत के साथ मौजूदा संबंधों और समझौतों की समीक्षा करेंगे। पीटर हेग्सेथ ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत अमेरिका रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। वहीं संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा समझौतों और रणनीतिक वार्ता में भी तेजी आई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस में कई ठिकानों पर हमला किया है और ये युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के अनुसार कई क्षेत्रों में गोला बारूद, डिपो और रासायनिक संयंत्रों को निशाना बनाया गया। इनमें से कुछ सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्की ने ब्रिटेन के ट्रेजरी मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे में उन्होंने कहा कि उनके मंत्री के रूप में काम जारी रखने में सरकार के कामकाज में बाधा पैदा हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में केरल के रहने वाले एक भारतीय सैनिक की मौत हुई। केरल के त्रिशूर के 32 वर्षीय बिनिल बाबू रूस की सेना में भर्ती थे और वह यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को रूसी सरकार के समक्ष उठाया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने रूसी सेना में शामिल किए गए देश के अन्य लोगों को भी जल्द छुट्टी देने की अपनी मांग दोहराई है। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने अपने दूसरे मैच में ब्राजील को 64-34 से मात दी। ये प्रतियोगिता में भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत है। आज भारत का सामना पेरू से होगा। भारतीय महिला टीम ने खो खो विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की। भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 175-18 के विशाल अंतर से जीत हासिल की। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। पहले दौर के मैच में सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शुओयून को हराया। महिला युगल वर्ग में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सफर पहले ही दौर में समाप्त हो गया। भारतीय जोड़ी को जापान की गैरुवाई जोड़ी के हाथों करीबी अंतर से हार झेलनी पड़ी। पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज रेड्डी, चिराग शेट्टी ने मलेशिया की जोड़ी को मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत के जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने दिसंबर 2024 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सदरलैंड ने भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था। भारत और आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर भारतीय टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। पांचवीं वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मैच में मेदवेदेव ने थाईलैंड की वाइल्ड कार्ड धारी को हराया। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
बढ़ता साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। 8वीं वरीयता प्राप्त एलेक्सा डी मिनोर भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। मिनोर ने पहले दौर में थाईलैंड के खिलाड़ी के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। महिला एकल वर्ग में अमेरिका की एमा नेवेरो दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रहीं। नेवेरो ने पहले दौर में हमवतन पीटन को हराया। 6ठी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना ने पहले दौर में जॉन्स को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वेरोनिका कुदरमितोवा ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। कुदरमितोवा ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की गेडकी को हराया। हॉकी इंडिया लीग में कल खेले गए मैच में टीम गोनासिका ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हरा दिया। इस मैच में सूरमा हॉकी क्लब को हरमनप्रीत सिंह की कमी काफी खली। हॉलीवुड की जासूसी कॉमेडी फिल्म बैक इन एक्शन का ट्रेलर जारी। फिल्म में कैमरून डियाज और जेमी फॉक्स धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आएंगे। पुनीत मोंगा की अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर माधवन और कीर्ति कुल्हारी की फिल्म हंसी बराबर OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 24 जनवरी को रिलीज होगी। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की फिल्म देवा 31 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते आधिकारिक तौर पर रिलीज होगा। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने फिल्म कहो ना प्यार है के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान अभिनेता के बुरी तरह घायल हो जाने का किस्सा साझा किया, जिससे फिल्म 6 महीने के लिए टल गई थी। रवीना टंडन की बेटी राशा थदानी ने जाह्नवी, खुशी और सुहाना से उनकी तुलना करने वालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक उनकी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए अभी लोगों का यह तुलना करना गलत है। फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा ने रामचरण की फिल्म गेम चेंजर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि आंकड़ों को लेकर झूठ बोला जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रग्स सेवन मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पुख्ता सबूतों के साथ साबित नहीं कर सका। फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का टीजर हुआ जारी। ये फिल्म एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथा को आधार बनाकर बनाई जा रही है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर केंद्रित होगी। दुबई 24H मोटरकार रेस में जीत हासिल करने के बाद तमिल सुपरस्टार अजित कुमार ने अपने प्रशंसकों का धन्यवाद दिया और सभी से अपार समर्थन के लिए एक विशेष नोट भी लिखा। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने मकर संक्रांति के मौके पर एक नई फिल्म सिर्फ तुम लव हैज नो रीजन की घोषणा की। फिल्म की शूटिंग सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल महीने में शुरू होगी। जयदीप अहलावत की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पाताल लोक 2 17 जनवरी को OTT प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया स्टार फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज की जा रही है। 17 जनवरी को मनाया जाएगा सिनेमा लवर डे। इस दिन देश भर में ज्यादातर सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में 99 रुपए में फिल्म दिखाई जाएगी। मिथिला पालकर और अमोल पाराशर की फिल्म स्वीट ड्रीम्स की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म 24 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।